नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सेनेट से हाल ही में पास हुए जीनियस एक्ट पर। हाँ, ये स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने वाला पहला बड़ा फेडरल कानून है, तो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत आधारित है जीनियस एक्ट, स्टेबल कॉइन का भविष्य और डॉलर का प्रभुत्व नाम के एक एनालिसिस पर। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस एक्ट को समझें, इसका असर क्या हो सकता है और क्या ये वाकई डिजिटल करेंसी और डॉलर के दबदबे को लेकर अमेरिका की किसी बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हाँ, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जीनियस एक्ट, पूरा नाम तो काफी लंबा है, गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स। ये 17 जून 2025 को पास हुआ। हाँ, 68-30 के वोट से, मतलब ठीक-ठाक बहुमत से। और ये स्टेबल कॉइन्स के लिए है जिनका मार्केट साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब 250 बिलियन बता रहे हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए पहला एक तरह से नेशनल लेवल का फ्रेमवर्क है। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने भी सुना है काफी सपोर्ट किया इसको। अच्छा, तो नियम क्या है इसमें? मोटे तौर पर नियम काफी सख्त हैं। जैसे जो भी स्टेबल कॉइन जारी करेगा उसे 100% रिजर्व रखना होगा। जितने कॉइन उतना पैसा पीछे। हाँ बिल्कुल। और हर महीने ऑडिट भी कराना होगा। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की जो कायदे हैं वो भी मानने होंगे। और जारी कौन कर सकता है? सिर्फ बैंक? नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। बैंक तो हैं ही, फिनटेक कंपनियां भी, और यहाँ तक कि अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स भी। अरे वाह, अमेजॉन का अपना स्टेबल कॉइन सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, हो सकता है। इसे लाने वाले सीनेटर बिल हैगर्टी ने तो इसे पेमेंट का नया युग कहा है। मतलब लेन देन तेज, सस्ता। लेकिन ये सब इतनी आसानी से तो नहीं हुआ होगा, कुछ विरोध, बहस। हाँ बिल्कुल। शुरू में थोड़ी खींचतान थी, डेमोक्रेट्स को कुछ चिंताएं थी, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ क्रिप्टो कनेक्शन को लेकर। अच्छा, वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वाला मामला। हाँ, कुछ वैसा ही। पर फिर बातचीत हुई, समझौते हुए और कुछ सेफ्टी के उपाय जोड़े गए। जैसे $5,000 से ज्यादा की स्टेबल कॉइन होल्डिंग है तो बताना पड़ेगा। और बैंक डिपॉजिटर्स के लिए भी कुछ बेहतर प्रोटेक्शन। जी। फिर भी आलोचना तो अभी भी है। जैसे सेनेटर एलिजाबेथ वार्न है, वो मानती हैं कि ये बिल काफी कमजोर है, न होने से भी बदतर कहा उन्होंने। ओह, तो ये वही पुरानी बहस है, रेगुलेशन कितना हो, इनोवेशन कैसे बचे। बिल्कुल। ये सवाल हमेशा रहता है कि सही बैलेंस कहाँ मिलेगा। सही कहा। और इसी बैलेंस की सवाल के बीच ना कुछ एनालिस्ट इस एक्ट को सिर्फ रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं। अच्छा, और क्या देख रहे हैं? वो इसे एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा मान रहे हैं। हाँ। हाल ही में एक क्रिप्टो एनालिस्ट का ट्विटर थ्रेड था, काफी वायरल हुआ। उनका कहना है कि ये जो डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन है ना, ये गेम चेंजर हो सकते हैं। डॉलर के ग्लोबल दबदबे को और मजबूत करने का एक नया टूल। अच्छा, वो कैसे? मतलब क्या थियरी है इसके पीछे? देखिए, तर्क ये है कि स्टेबल कॉइन बहुत तेजी से बिना किसी रुकावट के दुनिया में कहीं भी भेजे जा सकते हैं। है ना? हाँ, ये तो है। तो ये उन देशों में लोकल करेंसी की जगह ले सकते हैं जहां महंगाई बहुत ज्यादा है। दुनिया की करीब 10-12% आबादी ऐसे देशों में रहती है। जैसे अर्जेंटीना, तुर्की वगैरह। हाँ, उदाहरण के तौर पर। तो जैसे जैसे इन डॉलर वाले स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उनको बैक करने के लिए जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स रखे जाते हैं, उनकी मांग भी बढ़ेगी। अच्छा, तो इससे अमेरिका को फायदा? हाँ, ब्याज दरें कम रखने में मदद मिल सकती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है और डॉलर का दबदबा तो बढ़ेगा ही। उस थ्रेड में तो यहाँ तक कहा गया था कि ये स्टेबल कॉइन कंपनियां भविष्य में एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी बन सकती हैं। खरबों डॉलर की मार्केट कैप। हाँ, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। और ये भी कि डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्टेबल कॉइन के साथ मिलकर पारंपरिक बैंकिंग को चैलेंज कर सकता है। अमेरिका फिर डिप्लोमेसी और मदद वगैरह के जरिए भी अपने स्टेबल कॉइन को दुनिया भर में पुश करेगा। बिल्कुल, ये भी उस थियरी का हिस्सा है। और उस थ्रेड की सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये थी कि अमेरिका शायद भविष्य में अपने स्टेबल कॉइन को सिर्फ डॉलर से नहीं बल्कि बिटकॉइन और सोने से भी बैक कर सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही रैडिकल आइडिया है। अमेरिका खुद बिटकॉइन खरीदेगा। क्यों? स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि ग्लोबल बिटकॉइन सप्लाई का एक हिस्सा, मान लीजिए 5-10%, अमेरिका अपने रिजर्व में रख ले। उससे क्या होगा? उससे अमेरिकी स्टेबल कॉइन शायद दूसरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत, ज्यादा भरोसेमंद लगेंगे, एक तरह की गारंटी। तो फिर दूसरे देशों के लिए क्या मतलब हुआ इसका? एनालिस्ट का कहना है कि दूसरे देशों को शायद अपने स्टेबल कॉइन बनाने के बजाय
कॉम्पिटिटिव रहने के लिए बिटकॉइन खरीदने की रेस में शामिल होना पड़ेगा। ये तो पूरी दुनिया के लिए समीकरण बदल सकता है। हाँ, अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो अब आगे क्या? ये एक्ट सीनेट से तो पास हो गया। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। वहां एक और बिल है, स्टेबल एक्ट, उससे इसका मुकाबला होगा। अच्छा, उसमें क्या अलग है? रेगुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है, शायद कुछ मामलों में कम सख्त, तो दोनों में तालमेल बिठाने में, मतलब फाइनल बिल बनने में टाइम लग सकता है। पर सीनेट का वोट ये तो दिखाता है कि क्रिप्टो का पॉलिटिकल असर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और अमेरिका डिजिटल फाइनेंस में अपनी लीडरशिप बनाए रखना चाहता है, ये भी साफ है। लेकिन वो चिंताएं जो थीं रेगुलेशन को लेकर, मुनाफे को लेकर, वो अभी भी हैं। सेनेटर जेफ मर्कले जैसे लोग हैं जो अनियंत्रित मुनाफे को लेकर चिंता जता रहे हैं। खासकर वो पिछले साल की खबरें थी कि ट्रंप ने कथित तौर पर $57 मिलियन के टोकन बेचे। हाँ, सुना था। तो ये सब बातें रेगुलेशन के साथ साथ नैतिक सवाल भी खड़े करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जीनियस एक्ट सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, पैसे की परिभाषा बदलने वाला, या फिर हम एक किस्म के पता नहीं स्टेबल कॉइन वॉर की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, और यहीं पे एक और सोचने वाली बात आती है। क्या? कि ठीक है, अमेरिका या दूसरी सरकारें अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं, लेकिन क्रिप्टो की जो अपनी एक पहचान है, विकेंद्रीकृत होना, मतलब किसी एक के कंट्रोल में ना होना। हाँ, वो तो उसका मूल सिद्धांत है। तो वो विकेंद्रीकृत नेचर इन सरकारी योजनाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा? क्या वो इन्हें सपोर्ट करेगा या अनजाने में इन्हें कमजोर कर देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या टेक्नोलॉजी सरकारों की योजनाओं पर भारी पड़ेगी, या सरकारें टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से मोड़ लेंगी? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा।